देखो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर ने इसमें सबसे ज़्यादा जो आता है बोर मॉडल बोल दे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि बोर ने सब कुछ बातें बताई थी कि उसने बताया कि जो मेरा मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, यानी कि हाइड्रोजन हो या फिर HO He+, Li2+, Be3+, ज़्यादातर तो यही आते हैं, यही 3 आते हैं ज़्यादातर तो इनके लिए ही क्या है एप्लीकेबल है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स होने चाहिए, तो ही उस केस में मेरा मॉडल आप लगा सकते हो। रदरफोर्ड ने भी कुछ बातें बताई थी, बट वो ये नहीं बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन सेल्स में घूम रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, कितने रेडियस पे घूम रहे हैं, वेलोसिटी क्या होगी उनकी, ये सब कुछ वो नहीं बता पाया। तो यानी कि उसके एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा NH/2π। दूसरा उसको कितने रेडियस पे घूम रहा है, आर की वैल्यू क्या जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम n²/z, v की वैल्यू क्या जाएगी 2.18 × 10⁻6 z/n, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁻16 n³/z², काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n², पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का माइनस इंटू में 2 × 13.6 z²/n², टोटल एनर्जी -13.6 z²/n², टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब वो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी सेल के साथ बाउंडेड है, तो यानी कि उस एटम का पार्ट है अभी भी वो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है -2 × काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होती है -of काइनेटिक एनर्जी। दूसरा इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम, ये किसका एनर्जी लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन का, यानी कि सेल से ये फर्स्ट सेल होगी, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ये आपको 4 सेल तक ही ज़्यादातर आता है, वैसे तो बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होती है, यानी कि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -13.6 z²/n², तो z की वैल्यू 1 डाल लो, n की वैल्यू भी क्या डाल दोगे 1, तो कितनी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड की z की वैल्यू 1, n की वैल्यू क्या डाल दोगे 2, तो कितनी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सेल क्या आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ की -0.85, ये माइनस में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। तो इस केस में ये कितनी आ जाएगी, तो इन दोनों एमिशन मतलब इमिट होना, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा, मान लो आपने क्या डाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अभी हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या रहता है स्टेबल स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, आपने फोटोन डाल दिया, मान लो कितना डाल दिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इतना क्या डाल दिया आपने फोटोन, इतनी एनर्जी का फोटोन डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कितने टाइम तक रहता है 10⁻8 सेकंड के लिए वो क्या रहता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहता है, बस कितने टाइम के लिए 10⁻8 सेकंड के लिए, तो यानी कि 10⁻8 सेकंड के लिए वो क्या रहता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहता है। तब ये दोबारा से क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा, तो यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन क्या कर देगा रिलीज कर देगा, उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी उसको बोलते हैं एमिशन, यानी कि जो फोटोन यानी कि जो उसने रिलीज करा है, ठीक है, जब जंप करेगा यानी कि सेकंड से फर्स्ट में आ गया या फिर थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, तो जो जिसकी वेवलेंथ के फोटोन वो रिलीज करेगा उस वेवलेंथ को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कि इमिट करना एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा, हाँ एमिशन होगा, अब्जॉर्ब करेगा, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो अब्जॉर्ब करता है, ग्राउंड से और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ऑब्जर्व करेगा, जो आप फोटोन दे रहे हो वो ऑब्जर्व करेगा, और वो वही फोटोन ऑब्जर्व करता है 10.2 का ऑब्जर्व करेगा, या फिर वो कितने का करेगा 12.1 का करेगा, या फिर 12.76 का करेगा, क्योंकि एक एक्साइटेड स्टेट में रहते हुए दूसरी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता इलेक्ट्रॉन। तो आपको फर्स्ट से सेकंड में भेजना है तो इतनी एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि इसके दो पार्ट यानी कि 5.1 5.1 दो दे दिए, नहीं, फिर भी नहीं लेगा, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, और वो उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितनी फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए उसको जरूरत होती है। आने के रास्ते हो सकते हैं, आते समय वो जंप करके आ सकता है, बट जाते समय एक बार में दूसरी शेल में सीधा ही जाएगा। फिर आपने 12.7 दे दी तो सीधा फर्स्ट से किस में चला जाएगा थर्ड में, फर्स्ट से किस में चला जाएगा थर्ड में। आने के ये भी हो सकता है डायरेक्ट आ जाए, और इससे ऐसे जंप करा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट जंप करके भी आ सकता है, यहाँ पे जंप करा फिर यहाँ पे जंप करा, डायरेक्ट भी आ सकता है। तो जब आएगा तो कई सारे फोटोन से रिलीज करेगा वो, अलग अलग एनर्जी के, अलग अलग वेवलेंथ के, तो उसको बोलते हैं मिशन। किसका कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम रिलीज किए, वो तो आप जितने एनर्जी के जितने फोटोन्स दोगे आपने, अब हाँ वो तो फिर क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने फोटोन्स आपने दिए तो इतने इलेक्ट्रॉन्स एक जैसा उसमें जंप करें, तो फिर उस केस में अलग अलग होगा, फिर तो वो तो गिवन होगा, वो तो गिवन होगा ना। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, हमेशा एक के बारे में एक बार में एक ही देता है,
मान लो एक दिए तो उसे एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन लेगा, ये फिर चला जाएगा तो वापसी आते उतना ही एक ही इमिट करेगा। मतलब वो तो कितने करेगा वो तो डिपेंड होगा, कितने भी कर सकता है, फिर उसके हिसाब से गिवन होगा कि वो जंप करके आ रहा है या फिर वो डायरेक्ट आ रहा है। ये बोल देगा जंप करके भी आ रहा है और डायरेक्ट भी आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 3 फोटोन रिलीज हो जाएंगे अलग अलग एनर्जी के। मतलब ये सारे बना के देखने में कोई फॉर्मूला नहीं, वो तो फिर क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है, आप बनाओगे तो तभी ना, जब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है। वो उसने कह दिया कि फर्स्ट से थर्ड में भेजना है, कितनी एनर्जी का फोटोन दोगे, तो आप डायरेक्ट बता दोगे 12.1 इलेक्ट्रॉन बोलेगा। अब उसने कह दिया कि थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, कितने फोटोन रिलीज करेगा वो, तो आप कह सकते हो कि उस केस में जंप करके आएगा। मान लो सीधा इससे जंप करा इसमें करा तो 2 फोटोन, ये भी करा जंप भी कर रहा है और डायरेक्ट भी आ रहे हैं, तो इस केस में 3 हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सामने वाला, कोई इसका कोई फॉर्मूला क्या होगा कि कितने क्या होंगे, वो तो डिपेंड करेगा कितने फोटोन आपने डाले, कितने अब्जॉर्ब हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। ठीक है, और इस केस में एक वो फाइन स्ट्रक्चर की वैल्यू कितनी होती है, C/में 137 होती है, इसको क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसी को सोल्व करते तो कितना आता है 2.18 इंटू 10⁶, ये इसकी वैल्यू होती है Z/n, वेलोसिटी की वैल्यू होती है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू इसको ऐसे भी लिख सकते हो C/में 137 हमेशा, यानी कि ये ध्यान रखना है कि एक बार में इलेक्ट्रॉन एक मतलब एक्साइटेड स्टेट में रहते हुए दूसरी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता, और दूसरा जंप कर आने के तरीके कई हो सकते हैं, जाएगा सीधा ही। ठीक है, और जब एक सेल में कितने टाइम तक रहता है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए रह रहा है, तो यानी कि इतने टाइम के लिए एक सेल में तो कितने, यानी कि इसमें हो जाएंगे आपके 80 लाख रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। 80 लाख रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा इतने टाइम में, 10⁻⁸ सेकंड में। कितने रिवोल्यूशन कर लेगा इतने टाइम में, क्योंकि इतने टाइम के लिए रह रहा है। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻16 Z³ तो इसको क्या कर दो, इस 10⁻⁻18 को उससे क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा कि कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है, टोटल कितने टाइम तक रह रहा है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने कर लेगा, 80 लाख रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो कितने ज़्यादा है सोचो आप, और इतने कम टाइम में, तो कितनी ज़्यादा स्पीड होगी, तो यानी कि स्पीड क्या होगी उस केस में, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एक हमने बताया था कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन अगर हमें निकालना है कि जो वेव फोटोन जो रिलीज हो रहे हैं उनको कितनी वेवलेंथ के हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 2 3 7 5 ये आया कहाँ से, E इक्वल टू क्या था, E इक्वल टू hc/λ, इसी को सोल्व करा था हमने, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, hc/E। तो यहाँ पे H और C बार बार आएंगे उस केस में, तो यानी कि इसको सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी 12375 डिवाइड बाय में डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करोगे तो ये किस में आ जाएगा, एंस्ट्रोम में आ जाता है, क्योंकि हमने सोल्व करके वैल्यू जो ये आती है ये कितनी आती है 123 से, यानी कि H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय में डेल्टा ई की वैल्यू इस केस में यानी कि जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻10। तो ये क्या होगा, बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसी को सोल्व कर लोगे तो उस केस में आके आ जाएगा आपके पास एंस्ट्रोम में आ जाएगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू किस में पुट कर दोगे आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आंसर किस में आ जाएगा आपके पास, एंस्ट्रोम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आंसर जो आपको एंस्ट्रोम में ही मिलेंगे। एक हमने E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, यानी कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक प्रकार से फोटोन की एनर्जी ही है। फ्रीक्वेंसी अगर बोलते हैं इसका मतलब फोटोन्स की एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। E इक्वल टू ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लैम्डा की। एनर्जी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस केस में एनर्जी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि एनर्जी का जो रेशियो होगा वही फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा, और जो एनर्जी का रेशियो होगा उसका रिवर्स क्या होगा, वेवलेंथ का रेशियो। ठीक है, एक इसमें रीडबर्ग्स फॉर्मूला है, 1/λ इक्वल टू क्या होता है, RZ स्क्वायर इंटू में 1 में लोअर सेल का स्क्वायर माइनस 1 में NH यानी कि हायर सेल का स्क्वायर। चाहे वो नीचे से ऊपर जाए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आए, हमेशा यहाँ पे लोअर यहाँ पे हायर पुट करोगे। तो इससे आपको सोल्व करोगे तो ये किस में आ जाएगा आपके पास, ये मीटर में है तो मीटर में आएगी। R की वैल्यू किस में दे रखी है, मीटर में, तो ये पूरे आंसर किस में आएगा आपके पास, मीटर में आ जाएगा। एंस्ट्रोम में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कर सकते हो, 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैम आपने इसमें बताया कि ये भी एंस्ट्रोम में है। नहीं, मैंने बता दिया बाद में मीटर में आएगा। R की वैल्यू क्योंकि मीटर में है ना, मीटर इनवर्स,
तो मीटर में ही आएगा ये, बताया था लास्ट बाद में, देखो ये लिखवा रखा। बाद में शायद करेक्ट करा दिया था मैंने, मीटर में आएगा, मीटर में आएगा पूरी वैल्यू। इसके आर की वैल्यू मीटर इनवर्स में होते हैं, आर मीटर में होता है, इसकी यूनिट मीटर इनवर्स होती है, मीटर इनवर्स में नहीं आएगा, मीटर में ही आएगा। 1/λ के लिए ये जो आएगी ये किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी आपके पास। एंस्ट्रोम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइड इनटू 5 पार्ट, यानी कि बोर के 5 स्टूडेंट्स थे, यानी कि स्टूडेंट्स थे, उन पांचों यानी कि उन्होंने क्या करा, अलग अलग सर्च की। ये क्या है, बोर के स्टूडेंट है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फुंड सीरीज भी बोलते हैं, मतलब पी साइलेंट होता है। अगर आप देखोगे कि जो हायर क्लास में पढ़ाते हैं तो फुंड सीरीज बोलते हैं इसको, पी साइलेंट होते हैं, तो बट हम तो पी फंड ही बोल के चलते हैं, पी फंड सीरीज। तो फुंड सीरीज भी अगर कहीं लिख रखा है तो इसका मतलब फुंड सीरीज किसने बोल दिया, तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने क्या दी, अलग अलग सीरीज दी, यानी कि लाइमन सीरीज की लैंडिंग ऑर्बिट जिसका क्या हो जाएगा फर्स्ट सेल, बार्मर ने बताया कि लैंडिंग ऑर्बिट सेकंड सेल होगा, फास्टन सीरीज लैंडिंग ऑर्बिट क्या हो थर्ड हो, ब्रैकेट लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए फोर्थ, और पी फंड यानी कि लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए फिफ्थ। यानी कि बोर के स्टूडेंट इन्होंने अलग अलग इस पे क्या करा है, स्टडी करी है, इसने अलग अलग दिया है। तो इसको हम पढ़ते कि ये है क्या। लाइमन ने क्या बताया कि लाइमन सीरीज, उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहे सेकंड से फर्स्ट में आए, चाहे वो थर्ड से फर्स्ट में आए, चाहे वो फोर्थ से फर्स्ट में आए, तो उनकी उन जो इमिट होंगे फोटोन्स वो क्या होती है, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। क्या होती है वो, सिमिलर होती है। यानी कि सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो जिस वेवलेंथ का फोटोन रिलीज करेगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो जिस वेवलेंथ का फोटोन रिलीज करेगा, और फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो जिस वेवलेंथ, तो वो वेवलेंथ क्या होंगी, सिमिलर सी होती हैं। कुछ प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, उनकी सिमिलर होती है। तो इस यानी कि उसने बताया कि इसको क्या बोल देंगे, के अल्फा, इसको के बीटा और इसको के गामा, इसको बोलते हैं के सेल, के एल एम और एन, 4 तक ही नाम दिए गए हैं। इन ज़्यादातर यही पूछता, आगे के नाम ही नहीं दे रखे, के एल एम एन, फर्स्ट सेल के एल एम एन। ठीक है, तो इसने क्या बताया, लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो क्या होगी लाइमन सीरीज। यानी कि जो इनफाइनाइट से किस में आया, फर्स्ट में। इनकी सिमिलरिटी क्या है, ये जो वेवलेंथ रिलीज करता है ये अल्ट्रा वायलेट रेज रीजन में आती हैं। किस में आती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। जो ये वेवलेंथ रिलीज करती है वो कौन सी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। तो इसलिए ये इनकी सिमिलरिटी है। ठीक है, लाइमन सीरीज यानी कि कितने में आते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर सेल टू फर्स्ट सेल, किसी भी हायर सेल से फर्स्ट सेल में आएगा, देन इमिटिंग वेवलेंथ आर कॉल्ड लाइमन सीरीज। तो जो इमिटिंग वेवलेंथ होंगी उसको क्या बोलते हैं, हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। एक इसमें सीरीज लिमिट पूछ लेता है। सीरीज लिमिट का मतलब क्या होगा कि एनी हायर सेल का मतलब होता है इन्फिनिटी से फर्स्ट सेल में आना। यहाँ पे क्या होगी, इन्फिनिटी से फर्स्ट सेल में आना, तब जो वेवलेंथ होगी उसको क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट बोलते हैं। यानी कि 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 इंटू में 1 में लोअर सेल क्या होगी 1 का स्क्वायर माइनस 1 में हायर सेल इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी 1/λ इक्वल टू, हाँ हाइड्रोजन के लिए है लाइमन से, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है, इसी की आते हैं लाइमन, बाल्मर, फास्टन, ब्रैकेट। मतलब हीलियम पॉजिटिव, तो फिर उस केस में आपको नहीं, इसके लिए है ये। ठीक है, के एल एम एल ने, यानी कि इसने हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन को डीप में स्टडी करा है। इन्होंने हाइड्रोजन को ही क्या करा, हाइड्रोजन एटम को डीप में स्टडी करके दिया कि ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम में जंप कर रहे हैं तो उस केस में उनकी सिमिलरिटी है कुछ। अगर वो सेकंड से थर्ड फर्स्ट में आ रहा है, लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए फर्स्ट, या फिर थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फिफ्थ से, तो उस केस में सिमिलरिटी क्या है, ये जो रे इमिट वेवलेंथ इमिट होती है किस में आती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनकी ये सिमिलरिटी है दोनों की। तो इस सेल्स को यानी कि सीरीज लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से फर्स्ट में आएगा जब इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, तब जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट सेल में जंप करेगा तो उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, हम सीरीज लिमिट बोलते हैं। सीरीज लिमिट कहीं पे आ जाए मतलब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से किस में जंप करेगा, फर्स्ट सेल में, लाइमन की बात कर रहे हैं तो उसकी सीरीज लिमिट यानी कि 1/λ रीडबर्ग फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1/n, 1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का, ये तो ये कितना आ जाएगा, 1/λ की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, फर्स्ट में, लाइमन के लिए लैंडिंग ऑर्बिट फर्स्ट होना चाहिए। लाइमन की बात कर रहे हो, लाइमन के केस में अगर सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज पूछ ले तो इसका मतलब इन्फिनिटी से किस में आना चाहिए, वो फर्स्ट में आना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/r के इक्वल, तो वो वेवलेंथ किसके इक्वल हो जाएगी 1/r होगी। सीरीज लिमिट क्या हो जाएगी लाइमन सीरीज की 1/r। सीरीज लिमिट का मतलब इन्फिनिटी से फर्स्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो फोटोन रिलीज करेगा उस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी उसको क्या बोलते हैं सीरीज लिमिट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/r। ये यहाँ से आता है लीडबर्ग फॉर्मूला लगा दो, तो लैम्डा 1/λ इक्वल टू r इंटू 1 का स्क्वायर इंटू में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा और में लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा r, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/r। ठीक है, और इसमें ये बोल दे कि अल्ट्रा वोलेट रीजन बोल दे, इसका मतलब लाइमन सीरीज की बात कर रहे हो, यानी कि जो ये वेवलेंथ रिलीज होती है किसमें आती है अल्ट्रा वोलेट रेज की तरफ करते हैं। बाल्मर सीरीज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए सेकंड, लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए सेकंड होना चाहिए, यानी कि थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, बाद में तो आएगा ये फर्स्ट में, बट लैंडिंग ऑर्बिट एक बार क्या है उसका सेकंड है, बाद में तो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, स्टेबल स्टेट में आता है। लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए इसका सेकंड, तो उसको क्या बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और इनमें सिमिलरिटी क्या है, ये विजिबल रीजन में आती हैं, किस में आएंगी ये जो वेवलेंथ रिलीज करते हैं विजिबल में, तो यानी कि सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर क्या हो जाएगी 1/λ, इसको सोल्व करोगे तो 1/λ इक्वल टू r 1 का स्क्वायर इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो लगभग 0 के इक्वल, तो 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू में 1/4, तो लैम्डा की वैल्यू किसके आ जाएगी 4/r के इक्वल। चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट पूछ ले लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट बताओ तो कितनी हो जाएगी 1/r, बाल्मर की पूछ लिया तो क्या हो जाएगी 4/r, यहाँ पे बाल्मर सीरीज की कितनी हो जाएगी 4/r। ठीक है, अब पास्चन सीरीज यानी कि जो जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए उसके लिए थर्ड सेल, लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए थर्ड सेल। इसमें जो है इसमें क्या होगा, इसको एल अल्फा एल बीटा और एल गामा बोलते हैं। ठीक है, इसमें के अल्फा के बीटा और के गामा, के अल्फा दे दिया इसका मतलब आप समझ जाना कि सेकंड से फर्स्ट में है, क्योंकि कई बार बोलता नहीं है, के अल्फा दे दिया मतलब लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप कर रहा है। ठीक है, के बीटा दे दिया इसका मतलब लाइमन सीरीज की बात है, इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में जंप कर रहा है। इसमें अगर बोल दिया बाल्मर सीरीज में कि एल अल्फा की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किस में जंप कर रहा है थर्ड से सेकंड में। ठीक है, अब पास्चन सीरीज ने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन उसके लिए लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए थर्ड सेल, लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए थर्ड सेल, उसको क्या बोल देंगे एम अल्फा एम बीटा और एम गामा। लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए थर्ड सेल। जो लाइमन है वो किस में अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर जो होंगी वो विजिबल रीजन में, और बाकी की पास्चन ब्रैकेट और पी फन ये किस में आती हैं इंफ्रारेड रेज रीजन में आती हैं। ठीक है, इन तीनों की। तो यहाँ पे इसमें सीरीज लिमिट कितनी हो जाएगी 9/4 ये 1/λ इक्वल टू r इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/λ इक्वल टू क्या आ जाएगा r इंटू में 1/9, तो यानी कि 1/λ इक्वल टू आ जाएगा r/9, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/r। तो ये थी सीरीज लिमिट ऑफ पास्चन सीरीज क्या होती है 9/r। ब्रैकेट यानी कि उसके इसमें लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए फोर्थ, लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए फोर्थ होना चाहिए। तो इस केस में एन अल्फा एन बीटा और एन गामा बोलते हैं। तो इसकी सीरीज लिमिट क्या हो जाएगी 1/λ इक्वल टू r 1 का स्क्वायर इंटू में 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r/16, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/r। तो सीरीज लिमिट क्या हो जाएगी ब्रैकेट की 16/r। लैंडिंग ऑर्बिट क्या होना चाहिए फोर्थ। अगर ये बोल दिया कि एन बीटा दे रखा है तो आप समझ जाना एन बीटा का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जंप कर रहा है फोर्थ से फोर में, यानी कि लैंडिंग ऑर्बिट क्या होगा उसका फोर्थ होगा, और उसकी सीरीज लिमिट क्या हो जाएगी 16/r। पी फंड ये क्या होगा कि इस केस में सीरीज लिमिट यानी कि इलेक्ट्रॉन 6 से 5th में या फिर 7 से 5th में और 8 से 5th में, इसको कोई नाम नहीं दे रखा जंप करेंगे तो ठीक है, बहुत कम आते हैं क्वेश्चन। लाइमन बार्मन प्रेस्टन और ब्रैकेट के ज़्यादातर क्वेश्चन देंगे आपको। तो इस केस में सीरीज लिमिट कितनी हो जाएगी, यानी कि लैंडिंग ऑर्बिट क्या है 5th है, तो क्या हो जाएगी पी फंड। आप या तो सीरीज से याद करो लाइमन बार्मन प्रेस्टन ब्रैकेट पी फंड, ठीक है। तो क्या आपको सीरीज में याद रहे तो आपको वैसे ही पता रहेगा कि लैंडिंग ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, लाइमन फर्स्ट बाल्मर सेकंड, पास्चन थर्ड ब्रैकेट फोर्थ और पी फंड
फिफ्थ। या तो सीरीज में याद करो, आगे पीछे याद करोगे तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे है। तो इसके लिए जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर इंटू में 1 का स्केयर इंटू में 1 बाय में क्या है 5 का स्केयर माइनस 1 बाय में इन्फिनिटी का स्केयर। तो ये क्या आ जाएगी 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर बाय 25। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 बाय में आर। ये होता है इसमें। आगे समझ कोई डाउट? यानी कि इस पांचों में एक क्या याद रखना है आपको, इनकी सीरीज लिमिट याद रखनी है और लैंडिंग ऑर्बिट कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि पी फंड जो होंगी वो पी फंड ब्रैकेट और पैशन किस में आती है, इंफ्रारेड रेज, ये इनकी सिमिलरिटी है। और बाल्मर सीरीज विजिबल रेज और लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट। ठीक है, एनी डाउट?